नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिट एंड रन कानून, सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह, ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, नए कानून अभी नहीं होंगे लागू। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी की बैठक, पार्टी के पदाधिकारियों और प्रकोष्ठों के साथ हुई बैठक। 4 जनवरी को सभी मोर्चों की देहरादून में की जाएगी संयुक्त बैठक। 4 साल बाद सीएए लागू करने की तैयारी, लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले अमल में आएगा सीएए, पात्र लोगों को दी जा सके भारतीय नागरिकता। गाजियाबाद में कोल्ड डे, लखनऊ में कोहरे का साया, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के मौसम का बुरा हाल। उत्तर भारत के राज्यों में ठिठुरन वाली सर्दी की हुई शुरुआत। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। हिट एंड रन कानून, सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह हो गई है। ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत सफल हुई। सरकार की तरफ से संगठन को आश्वासन दिया गया, फिलहाल कानून को नहीं किया जाएगा लागू। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है। देश भर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्का जाम कर कानून का लागू नहीं किए करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठन की बैठक हुई। यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बड़कोट से है, जहां देश में हिट एंड रन एक्ट के तहत पूरे रवाई घाटी के वाहन स्वामियों ने अपने अपने वाहनों के पहिए जाम कर सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। वाहनों की आवाजाही न होने से लोगों की रोजमर्रा जिंदगी पर खासा असर पड़ा। साथ ही बर्फ का लुत्फ उठाने वाले पर्यटक भी जगह जगह फंसे हुए हैं। जिला उत्तरकाशी मुख्यालय जाने वाले कर्मचारी हो या आमजन, सभी लोग वहां न चलने की वजह से जगह जगह फंसे हुए हैं। साथ ही लोगों की मूलभूत समस्याओं पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार की नई व्हीकल एक्ट हिट एंड रन मामले में माहौल गर्मा गया था, जहां एक और देश के 10 राज्यों में ट्रक चालकों द्वारा इस व्हीकल एक्ट के विरोध में चक्का जाम किया गया। वहीं अब उत्तराखंड में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला, जिससे देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को नए साल में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मसूरी स्थित टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि कल भारत बंद के समर्थन में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ भी समर्थन देते हुए भारत सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा और जुर्माना 5 लाख के विरोध में कल समस्त उत्तराखंड प्रदेश में चक्का जाम किया गया था, जिससे यदि सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो ये लड़ाई निरंतर जारी रहती। चालकों की हड़ताल है। भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया। उसमें आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं बदल दी, उनकी परिभाषाएं बदल दी, उनकी सजाओं के प्रावधान बदल दिए। अब जो ये परिवहन को लेकर के एक नया कानून आया है, जिसमें हिट एंड रन का केस जो है उसकी जो धारा और सारी सजा बदल दी गई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई ड्राइवर अगर किसी को मार के चला जाता है तो उस पर 10 साल की सजा है, और कोई अगर अस्पताल भी पहुंचाता है तो उसको भी सजा है। देखिए, जब कोई हत्या का मुकदमा चलता है न्यायालय में, तो न्यायालय भी हमेशा पहले ये देखती है कि इरादतन हत्या है कि गैर इरादतन हत्या है, इसके पीछे मोटिव है तो आदमी अपराधी कहलाता है। और मोटिव नहीं है, दुर्घटनावश या अपने सेल्फ डिफेंस में हुआ है, तो उसे हत्या नहीं माना जाता। ठीक ऐसे ही ड्राइविंग में होता है। हम मानते हैं कि कई बार शराब पीकर भी लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन बहुत बार जो रोड पे लोग चल रहे होते हैं, जिनका अभी ट्रैफिक सेंस डेवलप नहीं हुआ है या पूरी तरीके से परिवहन के सड़कों के नियमों की जानकारी नहीं है, वो लोग अपनी गलतियों से भी या दुर्घटनावश कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ड्राइवर उसकी मदद से अस्पताल पहुंचा रहा है, तो उसको भी सजा के दायरे में लाना ये गलत प्रावधान है। अभी हमको इसमें इतनी जल्दी सख्त कदम नहीं लेने चाहिए थे। हमको अपना सेंस ठीक करना चाहिए। सरकार का गरीबों पे मतलब अत्याचार है, और गरीबों के खिलाफ क्यों कानून आ रहा है? पहले किसान, अब ड्राइवर, कभी शिक्षक, ये उद्योगपति जो इस देश के हैं, जो पैसा लूट रहे हैं गरीबों का, जिनका अरबों को रुपए कर्जा माफ हो रहा है, उनके खिलाफ कोई प्रावधान क्यों नहीं आ रहा है? काले धन का प्रावधान क्यों नहीं आ रहा है? मतलब ये सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, ये गरीब आदमियों को टारगेट कर रही है। इसका विरोध किया जाएगा, हड़ताल किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। ये हमारा देश का लोकतांत्रिक अधिकार है। जो ये कानून है केंद्र सरकार से, हम ये चाहते हैं कि जो ये कानून बना है ये सबसे गलत बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार जो भी हमारे पे कानून और कार्रवाई कर रही है, हम ये चाहते हैं कि हम ड्राइवरी कौन करता है, मैं सबसे प्रश्न करता हूँ, ड्राइवरी कौन करता है? जो गरीब आदमी होता है, जो मजदूर होता है। हम ये चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार हम पे ये थोप रही है, तो हम ये चाहते हैं कि जो हम ड्राइवर भाई हैं, मालिक हैं, कि किसी पे आरोप ना आए।
10 साल की सजा, 7 लाख रुपए देना है। तो अगर हमारे पास इतना पैसा होता है तो हम ड्राइवरी क्यों करते? हम ये चाहते कि 10 लाख हमारे पास होते, 5-7 लाख होते, 10 साल सजा, हम अपने धंधा करते। कब तक आपकी हड़ताल? हम ये चाहते हैं जो हमारा महासंघ बोले, जो हमारे देशवासी बोले, जो हमारे यूनियन बोले, हम उनके साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इसलिए हम ड्राइवरी करते हैं। अगर हमारे पास 7 लाख होते या कोई गाड़ी हो तो हम घर का धंधा करते। हम ये चाहते हैं सरकार अपना कानून आपस लो, और नहीं लेते हैं तो 24 का जो मिशन होगा ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए। ऐसा है कि जब तक हमारा जो महासंघ है वो हड़ताल, सब लोग हमने आज से हड़ताल करी है, जो आगे महासंघ का निर्णय होगा हम उसी में वो कानून कार्य आगे करेंगे। ये टूरिस्ट को दिक्कत का सामना टूरिस्ट को बहुत दिक्कत है इसमें। टूरिस्ट तो आज जगह जगह फंसे हुए रास्तों में, जगह जगह नामटम में है, नौगांव में है, बड़कोट में है, सारे टूरिस्ट फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ड्राइवर लोग घर चले गए हैं। तो इसलिए हमें सरकार की है कि थोड़ा इस कानून में बदलाव लाए, इसके साथ हम हड़ताल अपने खत्म कर सकते हैं। अगर बदलाव होगा नहीं तो हड़ताल लंबी चल सकती है। उत्तराखंड में पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने वन मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के गेट पर धरना दिया। विधायक के साथ पुरोला से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत कई लोग विधायक के साथ धरने पर बैठे रहे। विधायक ने मंत्री से गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में डीएफओ को हटाने की मांग कर रहे हैं। विधायक ने मंत्री सुबोध उनियाल पर गंभीर आरोप भी लगाए, साथ ही मंत्री पर जातिगत टिप्पणी का भी आरोप लगाया। पुरोला से बीजेपी के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए विधायक ने मंत्री आवास को ही चुना और आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया। विधायक दुर्गेश्वर लाल के साथ क्षेत्र के कई पदाधिकारी धरने में शामिल हुए। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख समेत कई लोग धरने पर बैठे रहे। विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में तैनात डीएफओ विधायक का फोन नहीं उठाते हैं। साथ ही जनता के काम न करने का भी बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने डीएफओ पर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर भी जातिगत टिप्पणी का आरोप विधायक दुर्गेश्वर लाल लगा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी सरकार में ये पहली बार है जब अपनी ही पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। इसके बाद से पार्टी और सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जागरूक होकर आवाज उठाते रहते हैं। इससे पहले वे नए साल पर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मिल चुके हैं। देखिए, आज मैं परेशान होके, आज थक पेट करके मैं आज मुझे इस नौबत में आना पड़ा। ठीक है, सुबोध उनियाल जी ने व्यक्तिगत रंजिश के तहत मेरे विधानसभा में एक साजिश के तहत मेरे क्षेत्र को प्रताड़ित कर रखा है, एक डेपो भेज रखा है, जिसने वहाँ पे जितने भी विकास के कार्य सारे बंद कर दिए हैं, जितनी भी कार्य योजनाएं सारी क्लोज कर दी है, कोई काम नहीं होने दे रहे। और यही नहीं, लोगों पे जो है फर्जी मुकदमे करे जा रहे हैं। ये देखिए, बीडीसी में 3 ब्लॉक पड़ते हैं मेरे यहाँ, नौगांव, पुरोला और आपके मोरी में। तीनों ब्लॉकों में उसके खिलाफ जो है एक जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया, निंदा का प्रस्ताव किया। अब जनप्रतिनिधियों लोगों ने, अब आप बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या? लोग गालियाँ दे रहे हैं। हम वहाँ पे आए दिन सड़कों पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें रोका जा रहा, हमारे हक हकूक नहीं मिल रहे हैं। वो जाके जल जीवन मिशन इतना बड़ा जो है काम है, प्रधानमंत्री जी का कार्य है, उसको जो है उन्होंने रोक दिया। सड़कें 5-5, 7-7 साल पुरानी सड़कें, उनको उन्होंने काम करने से रोक दिया। इस तरीके से वहाँ पत्थर और बजरी लाते हैं, उसके लिए कहती है जाके आप क्रेशर से लेके आओ। अब आप बताइए, हम क्रेशर से कहाँ से लाएं? हम गरीब लोग हैं, वहाँ पे किसान लोग हैं, कहाँ से पैसे मिलेंगे जाके क्रेशर से खरीद के लाए या उनका किराया दें? तो इस तरीके से मैंने सारी कंप्लेंट मैंने मंत्री जी को की। मंत्री जी बिल्कुल मानने को राजी नहीं है और मेरे को व्यक्तिगत जाति सूचक शब्दों से भी उन्होंने माँ बहन की गाली दी है। ये एक बार पहले भी इन्होंने इस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी करी थी, गाली दी इन्होंने कमरे में जाके। उसके जो एविडेंस, मेरे पास एविडेंस क्या, मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन और लोग हैं जिनके सामने इन्होंने गाली दी है। और इसका यही नहीं जीता जागता एग्जाम्पल है, कल परसों जो एक विधायक जो जनता की बात कर रहे हैं, वो जाके माँ बहन की गाली दे रहे हैं। मुझे लगता है शायद
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का। मंत्री जी अब आई डोंट नो, मुझे नहीं क्या है उनकी मानसिकता है, वो जाने, ठीक है, लेकिन मेरे क्षेत्र को इसके पीछे वो जाने हूँ अगर उनके पास कोई और वजह है, लेकिन मेरे साथ ये, मेरे लिए वजह मेरा क्षेत्र है, क्षेत्र प्रमुखता है। क्षेत्र के लिए अगर काम नहीं होंगे तो मैं किसी भी लेवल पे मैं इनके किसी भी लेवल पे मैं बात कर लूँगा, इस लेवल पे मैं कोई छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी मांग क्या है आपकी? मेरी मांग ये है कि मेरा क्षेत्र में जो है, जिस तरीके से इन्होंने एक जो है ऐसे तानाशाही हिटलर टाइप का जो डीएफओ भेजे हैं, दोनों जो हस्बैंड वाइफ को वहाँ भेज रखे हैं, वो पिकनिक पे आ रखे हैं, वहाँ पे लोगों को अपने ऑफिस में नहीं आने देते हैं, कहते हैं आप लेटर्स के द्वारा जो है वो भेजिए। जो ठेकेदारी थे, लोगों के रजिस्ट्रेशन 2024 तक हो रखे थे, उनके जो है पिछले ही साल उन्होंने रद्द कर दिए। इस तरीके से हर तरीके से उन्होंने प्रताड़ित किया। लोग जो है लकड़ी लाने नहीं दे रहे हैं, जो जंगलों में जो सूखी लकड़ी होती है, आजकल हमारे यहाँ जो है बर्फबारी होती है, तो आग जलाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए होती है, उसको नहीं लाने दे रहे हैं। चरान चुंगान के लिए घास नहीं काटने दे रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने हर तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित कर रखा है। ये तो बहुत बड़ी जो समस्या हमारे सामने आ गई। ठीक है, ठीक, ओके। देखिए, आज सुबह ही मेरे पास दुर्गेश लाल जी आए और दुर्गेश लाल जी ने आने के बाद एक कागज प्रत्यावेदन मुझे दिया। प्रत्यावेदन पर उन्होंने कहा कि साहब इसको तत्काल यहाँ से संबद्ध कर दिया जाए। मैंने कहा देखो, अधिकारी को तत्काल संबद्ध ऐसा नहीं किया जाता, आईपीएस ऑफिसर है, स्थानांतरण के लिए सीएसबी की बैठक होती है और संबद्ध करने के पीछे कुछ कारण चाहिए। तो उन्होंने आदेश दिया, तो मैंने उस पर आदेश किया हॉप के लिए कि डिस्कस। वो बोले नहीं डिस्कस नहीं, आप इसको करिए। फिर मैंने कहा देखो भाई, मैं बिना डिस्कस किए नहीं करूंगा जब तक मैं हॉप से बात नहीं कर लेता। मेरे द्वारा फिर हॉप को बुलाया गया, अनूप मलिक जी को, और अनूप मलिक जी के सामने बातें करने के बाद मैंने आदेश किए कि सीसीएम गढ़वाल से जांच करा के 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि कार्रवाई की जा सके। इन्होंने हॉप के हाथ से कागज छीना और कागज को फाड़ते हुए हल्ला करते हुए मारते रहे। इतना वाकया यहाँ पर है। तो क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है? मैंने अभी मुख्यमंत्री से बात कर ली है कि इससे इसकी हरकतें इन्होंने की है, तो ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गया। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी की बैठक हाल ही में काशीपुर में आयोजित की गई थी, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विधानसभा में विस्तारकों, पार्टी के पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के साथ बैठक हुई है। यह बैठक लोकसभा चुनाव केंद्रित बैठक थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की कार्य योजना के लिए 7 जनवरी को सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के साथ बीजेपी की बैठक होने वाली है। इस दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि यूपी के राज्यसभा सांसद और अध्यक्ष भी हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले 4 जनवरी को सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक देहरादून में की जाएगी। लोकसभा की दृष्टिकोण से हमारी बैठक थी। पहले 2 दिन हमारे जो 70 के 70 विधानसभाओं के अंदर जो विस्तारक पूर्णकालिक जाने, उनके साथ हमारा बैठना हुआ। उसके बाद हमारी 2 दिन की प्रदेश के पदाधिकारी, प्रभारी और बाद में प्रदेश के हमारे जो प्रकोष्ठ बने, उन प्रकोष्ठों के साथ पूरी पदाधिकारी बैठक हमारी रही है। मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव केंद्रित बैठक थी। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से लोकसभा की कार्य योजना के लिए हम लोग 7 तारीख को अपने सभी सांसद, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रीगणों के साथ हम बैठक करने वाले हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी राज्यसभा के सांसद और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से उस बैठक में रहेंगे, हमारे दुष्यंत गौतम जी बैठक में रहेंगे। इससे पूर्व 4 तारीख को भिन्न मोर्चों की हमारी अनेकों कार्यक्रम इस बीच आए हैं। मोर्चों की संयुक्त बैठक हम लोग 4 तारीख को यहाँ करने वाले हैं देहरादून के अंदर, और कार्यक्रमों की श्रृंखला हमारी जनवरी का माह, फरवरी मार्च तक के कार्यक्रम उसमें पूरे कार्यक्रम देंगे। 2024 की प्राथमिकताओं को लेकर उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, रोड एक्सीडेंट, यात्रियों की सुविधाएं, राष्ट्रीय खेल का सफल आयोजन, 4 धाम और कांवड़ यात्रा में यातायात और सुरक्षा दुरुस्त करने को लेकर कही। साथ ही आपदा को लेकर उत्तराखंड पुलिस 24 घंटे अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र में एसडीआरएफ बटालियन का गठन होना बताया है। इसके साथ ही ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई, साइबर क्राइम को रोकने, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रखने की बात कही है। उनका कहना है कि उत्तराखंड पुलिस अपनी प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। महिलाओं की सुरक्षा में किसी तरह से कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी अभिनव कुमार का कहना है कि अंकिता भंडारी केस में भी पुलिस ने गंभीरता के साथ काम किया है। यही वजह है कि अभी तक आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड राज्य को ड्रग फ्री राज्य बनाने के लिए भी पुलिस अभियान चला रही है। आने वाले दिनों में नए कानून की पुलिस जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को भी मजबूत करने और फोकस किया जाएगा। आप कोई आंकड़े बता रहे हैं, एनसीआरबी के जो पिछले वर्ष के आंकड़े अभी प्रकाशित हुए हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पे आई थिंक उत्तराखंड पुलिस का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, और इसमें हम निरंतर इसको सुधारने का प्रयास करते रहेंगे।
और मेरा मतलब अपना हमारी पूरी टीम का एक तरह से ये लक्ष्य है कि जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के, जो पूरे देश भर में जिन पे एनसीआरबी काम करती है या भारत सरकार के जो मानक है, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तराखंड पुलिस देश की यथासंभव टॉप 5 पुलिस फोर्सेस में हम अपना स्थान बनाएं। तो ये हमारा एक तरह से इसको कहिए एक लॉन्ग टर्म गोल है कि हर फील्ड में, चाहे वो प्रॉपर्टी की रिकवरी हो, चाहे वो केसेस का वर्कआउट रेशियो हो, चाहे वो कन्विक्शन का रेट हो, यही सारे मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के क्राइम के फ्रंट पे। तो इसमें हम लगातार देश की टॉप 5 पुलिस फोर्सेस में रहें। जहाँ तक और प्राथमिकताओं की बात है, मैं समझता हूँ ट्रैफिक एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ जनपद देहरादून या देहरादून शहर के लिए, क्योंकि ये हमारी अस्थायी राजधानी है, पर पूरे प्रदेश के लिए ट्रैफिक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और समय समय पे हम देखते हैं, मैंने मतलब अभी मैं लास्ट ईयर का ही आंकड़ा देख रहा था, तो हमारे यहाँ पिछले साल लगभग 200 से कुछ अधिक मर्डर्स हुए थे और लगभग 1400 से अधिक हमारे यहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में डेथ्स हुई हैं। तो अगर पुलिस का काम, एक तरह से मैं मानता हूँ हमारा काम इस प्रकार की हर प्रकार की अननेचुरल डेथ्स की रोकथाम करना है, जिसमें मर्डर तो एक ही फॉर्म है नेचुरल डेथ का, बट ये ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी एक तरह से बहुत बड़ी, और इनसे मैं समझता हूँ अगर हर मर्डर के केस से किसी न किसी परिवार के लिए वो ट्रेजेडी होती है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जिसमें कई बार होता है, हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में कोई बस खाई में गिर गई तो एक साथ 30 जाने चली गई, 35 जाने चली गई, तो एक साथ 30 परिवार मतलब बिल्कुल उनके ऊपर ऐसी त्रासदी आ जाती है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि इसमें भी ट्रैफिक मैनेजमेंट के उसमें भी, और ख़ास तौर से देखिए ट्रैफिक में एक्सीडेंट्स या मतलब इंजरी या फेटालिटी का जो रेशियो है वो पर व्हीकल या पर मिलियन व्हीकल किलोमीटर्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो इसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि देश भर के प्रदेश में बदलते मौसम के साथ लगातार ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ठंड के प्रकोप के चलते मरीज भी अब अस्पतालों का रुख करने लगे हैं। खासकर सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि के मरीज अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हो चले हैं। ऐसे में बदलते मौसम और ठंड के प्रकोप को देखते हुए अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि प्रदेश स्तर पर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और ठंड के प्रकोप के चलते जिस तरह से मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं, उसके चलते अस्पताल प्रबंधन को भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि इस दौरान आम लोगों को भी खासी हिदायत बरतने की जरूरत है। हाँ, इसके लिए सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं और मैं आम पब्लिक से भी ये कहना चाहूँगी कि ठंड से बचाव रखें और कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह। नया साल शुरू होते ही मैदानी इलाकों में कोहरे ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में बीते 2 दिनों से कोहरे ने इतना प्रभावित कर दिया है कि जहां एक तरफ आम जनमानस को कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड परेशान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में भी काफी व्यवधान देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बीते 2 दिनों के घने कोहरे के चलते ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अभी कुछ दिनों तक मैदानी जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। खासकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाए रहने के आसार मौसम विभाग बता रहा है। देखिए, अगर आगे 3-4 दिन की बात करें तो जो है उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और अगले 1-2 दिन में देखेंगे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, वहाँ पे सुबह के वक्त कोहरा छाने की उम्मीद है। तो मॉडरेट से लेकर डेंस जो है फॉग मिलने की संभावना है। राजधानी देहरादून में ONGC ग्रीन हिल्स तेल भवन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का उद्घाटन राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किया। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा पैथोलॉजी लैब वैन अनुसूचित जनजाति क्षेत्र देहरादून जिले के दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीणों को स्वास्थ्य का अतिरिक्त लाभ देगी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ONGC CSR के माध्यम से लगातार सामाजिक दायित्व के कार्यों को करती है। इस परियोजना के सफल संचालन के लिए संस्था को शुभकामना देते
देते हुए ऐसी जन कल्याणकारी लाभकारी परियोजनाओं के लिए भविष्य में भी अपने सहयोग का आश्वासन दिया। नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की गई और इस और आयुष्मान योजना, जन औषधि केंद्र आदि से बहुत काम हुए हैं। अब यह वैन जनता के बीच जाकर स्वास्थ्य सेवा देगी। ये समाज सेवा के अंदर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत सी संस्थाएं कर रही हैं। विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा एक मेडिकल एम्बुलेंस जो विभिन्न प्रकार की जांच वहीं पर करेगी, दूर सुदूर क्षेत्रों में जाएगी। मेरे प्रयास से ONGC के माध्यम से वो वैन मिली है। अभी मैं उसका उद्घाटन करके ही आ रहा हूँ। वो वैन आज लॉन्च हुई है और बहुत अच्छा ONGC के अधिकारियों का, विवेकानंद फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साह था और मेरी ओर से उन सबको भी शुभकामनाएं कि उन्होंने जिस उद्देश्य से मेडिकल वैन संचालित की है वो उद्देश्य उनका पूरा हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड। नमस्कार।